वेलकम टू ट्रिपल एस। मेरा नाम अमनदीप सिंह और जैसा कि आपको पता होगा अब आपका जो एग्ज़ाम है अकाउंट्स का डेट इज शेड्यूल्ड फॉर 15th ऑफ नवंबर। तो उसी चीज़ को कंसिडरेशन में रख के हम स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू सेशन आज हमारा अकाउंटिंग से रिलेटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें, एन अकाउंटेंट कंप्यूट्स द ओनर्स नेट इंक्रीज इन अ फर्म using the formula opening contribution plus net profit minus owners private withdrawals। owners private withdrawals का मतलब होता है ड्रॉइंग्स। इसका मतलब क्या होता है ड्रॉइंग्स। तो ये आपका ओपनिंग कैपिटल था। ओपनिंग कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है ओपनिंग कैपिटल। इसमें जो आपने नेट प्रॉफिट साल में जो आपने प्रॉफिट अर्न किया। अब एक बात मैं यहाँ बता दूं, अगर नेट लॉस होता तो आपको माइनस करना पड़ता। अगर यहाँ नेट लॉस होता तो इसे माइनस करना पड़ता। तो एट द एंड हमें ये देखना है टेक्निकली कि आपका जो क्लोजिंग कैपिटल है बिजनेस में वो एट द एंड ऑफ ईयर कितना है। तो सिंप्लीफाई अगर इसको हम कर दें, क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कंट्रीब्यूशन प्लस साल में जो आपने प्रॉफिट कमाया और उसमें से जो ड्रॉइंग्स हुई, इन सब को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो निकलेगा ओनर्स कैपिटल। क्या निकलेगा? ओनर्स कैपिटल, जिसे हम क्या नाम देते हैं? इक्विटी। जैसे कि आपको पता होगा एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, अब इस कैपिटल में अगर हम देखें तो इस कैपिटल के दो पार्ट होंगे, ओपनिंग पार्ट और क्लोजिंग पार्ट। ओपनिंग और क्लोजिंग, अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आपका क्लोजिंग 80,000 था, ठीक है, तो हो सकता है आपने या तो ड्रॉइंग ज्यादा की है या तो आपका लॉस ज्यादा हुआ है। यही दो बातें हो सकती है। और अगर आपका क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग से ज्यादा है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फर्म एक्स ओज 50,000 टू अ वेंडर। यानी कि फर्म एक्स जो है उसका एक क्रेडिटर है और इस क्रेडिटर को इन्होंने कितना देना है? 50,000। क्यों देना है? क्योंकि इन्होंने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा था लास्ट मंथ अंडर अ लीगल एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि क्रेडिट परचेज हुई थी। क्या हुई थी? क्रेडिट परचेज। तो अब जब ये क्रेडिट परचेज हुई थी, आपने किसी से उधार पे सामान लिया जिसकी वैल्यू है 50,000, तो आपको वो पैसा वापस भी तो करना है। क्यों करना है? क्योंकि लीगली एनफोर्सेबल एग्रीमेंट है। अब आपसे पूछ रहा है कि दिस फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इज बेस्ट क्लासिफाइड एज। अब इस फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को हम क्या नाम दें? इसे हम क्या नाम देंगे? लाइबिलिटी। क्या नाम देंगे? लाइबिलिटी। व्हाई? बिकॉज क्रेडिटर्स, राइट, क्रेडिटर्स एंड लाइबिलिटी इज मोस्टली एक्सटर्नल। इट इज एक्सटर्नल। और उसके दो टाइप्स हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। ये आपका किस में आ रहा है? करंट लाइबिलिटी में। ठीक है, बाकी हमारे काम के तो कोई आंसर इसमें है नहीं। एसेट, रेवेन्यू और कैपिटल लॉस। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। एन इकोनॉमिक रिसोर्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज। ठीक है, किसी एक फर्म के पास एक रिसोर्स है और उस रिसोर्स की एक इकोनॉमिक वैल्यू है अंडर इट्स लीगल और ऑपरेशनल कंट्रोल। अब देखो, ये जो रिसोर्स है इसकी वैल्यू है और ये फर्म के कंट्रोल में भी है। यानी कि ओनरशिप का भी यहाँ पे आप देखो टाइटल है, प्लस ओनरशिप भी है और इसका एक फ्यूचर वैल्यू भी है। इसका एक आपका फ्यूचर वैल्यू भी है विच इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट पॉजिटिव कैश फ्लो। आने वाले टाइम में ये आपको पैसा बना के देगा, पॉजिटिव कैश फ्लो और यूटिलिटी इन द फ्यूचर, जिसका आपको फ्यूचर में काम आ सकती है जो चीज। इसे हम अकाउंटिंग की टर्म में क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेट। तो एसेट सिंपली क्या है? एसेट इज बेसिकली रिसोर्स ओन्ड बाय कंपनी, लीगल या ऑपरेशनल कंट्रोल, जिससे आपको एक फ्यूचर बेनिफिट भी एंटिसिपेटेड हो। ठीक है, उसे हम क्या कह देते हैं? एसेट्स कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्यूटर रिटेलर परचेजेस 20 लैपटॉप्स स्पेसिफिकली मेंट फॉर इमीडिएट रीसेल। अब देखो, दो कंसेप्ट यहाँ पे आ सकते थे। अगर यहाँ पे ये वर्ड नहीं ना होता इमीडिएट रीसेल, क्या नहीं होता? इमीडिएट रीसेल। अब इमीडिएट रीसेल ने ये पूरे क्वेश्चन का सेंस चेंज कर दिया। इमीडिएट रीसेल का मतलब है उसने परचेज ही क्यों किया है? परचेज किया है फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग। फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग, उसने खरीदा इसलिए है क्योंकि उसको बेचना है। ये बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ठीक है, अब उसने इसलिए खरीदा है क्योंकि उसको बेचना है।
अब मान लीजिए यहाँ पे इमीडिएट रीसेल या ऐसा कुछ ना होता, सिर्फ उसने परचेज किया अपने बिजनेस के लिए या अपने ऑफिस यूज के लिए। किसके लिए? ऑफिस यूज के लिए। अपने स्टाफ को इसने कंप्यूटर दिए या लैपटॉप दिए। उस केस में ये रीसेल नहीं था, ये रीसेल नहीं है। ये आपका क्या बन जाएगा? एसेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसेट। कौन सा एसेट? नॉन करंट एसेट। लेकिन आपने जो यहाँ परचेज की है इमीडिएट रीसेल के लिए, तो इसे हम क्या कह देते हैं? करंट एसेट, यानी कि ये आपका स्टॉक है। क्या है? स्टॉक। ठीक है। जो सामान आप बेचने के लिए, जहां पर भी आपका रीसेल आ जाता है, क्या आ जाता है? रीसेल। तो आपको हमेशा याद रखना है वो आपका स्टॉक में काउंट किया जाता है। किस में काउंट किया जाता है? स्टॉक में। आपने खरीदा ही क्यों है? बेचने के लिए। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आइदर इन्वेंट्री और स्टॉक। अगर इस वर्ड को हटा दूं फॉर इमीडिएट रीसेल, यहां मैं ऐड कर दूं कि अपने स्टाफ के लिए या ऑफिस यूज के लिए, वहां इसका आपका सेंस चेंज हो जाएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट की क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, ट्राई टू डिसाइफर द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। एज फार एज क्वेश्चन इज कंसर्न, कुछ कीवर्ड्स आपको हमेशा दिए होंगे, यू हैव टू आइडेंटिफाई दोस कीवर्ड्स। लेट्स, इट्स वेरी सिंपल, राइट? Okay. The process of systematically allocating the cost of machinery across its estimated operational life due to normal wear, tear and technological shift. Normal wear and tear का मतलब क्या होता है बच्चों? Depreciation. ठीक है। क्या मतलब होता है? Depreciation. Technological shift का मतलब होता है obsolete technology. क्या मतलब होता है? Obsolete technology. ठीक है। अब होता क्या है, जब भी आप कोई एसेट खरीदते हो, ठीक है, मान लीजिए उस एसेट की वैल्यू है 1 लाख, मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 1 लाख। ठीक है। तो 1 साल के बाद उसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, स्पेसिफिकली मशीनरी वगैरह, इसकी जो वैल्यू है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होती है? डिक्रीज। क्या होती है? डिक्रीज। अब जब ये डिक्रीज होगी, 1 लाख, 1 साल के बाद इस 1 लाख की वैल्यू रह जाएगी 90,000। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये 10,000 छू मंतर कहाँ हुए? ये छू मंतर कहीं नहीं हुए। इसको हम क्या नाम दे देते हैं? डेप्रीसिएशन। क्या नाम दे देते हैं? डेप्रीसिएशन। ठीक है। तो इसका मतलब है एसेट पे हमने क्या चार्ज किया? डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन आपके दो तरह की होती है, एसएलएम और रिटर्न डाउन वैल्यू, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इन चारों में से सही आंसर होगा क्या? देखिए, अमोर्टाइजेशन कभी भी टेंजिबल एसेट्स पे नहीं होती। अमोर्टाइजेशन हमेशा किस पे होती है? आपके इंटेंजिबल, जैसे कि आपका गुडविल, पेटेंट। ठीक है। अमोर्टाइजेशन तो होगा नहीं। सेकंड है आपका डेप्रीसिएशन। राइट आंसर इज डेप्रीसिएशन। एप्रीसिएशन भी नहीं होगा। रीवैल्यूएशन आपका बेटे पार्टनरशिप में होता है, जब हम एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं उनकी करंट मार्केट प्राइस पे। सो ऑप्शन डी इज आल्सो इनकरेक्ट। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डेप्रीसिएशन। और जब हम बात करते हैं किसकी? डेप्रीसिएशन की। तो व्हाट इज डेप्रीसिएशन? बच्चों याद रखना, डेप्रीसिएशन इज नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्यों? इस मशीन से आप प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो जिन्हें आप सेल करोगे, तो ये डायरेक्टली आपका एक ऑपरेटिंग बिजनेस का पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट है, बट इट इज नॉन कैश। इट इज नॉन कैश। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। Salary for March was earned but unpaid as of 31st March. The expenditure is recognized as. अब यहां पे आप देखो क्या हो रहा है। आपकी कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज काम करते हैं, जो आपकी कंपनीज में एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनकी जो सैलरी है, उन्होंने अपनी सैलरी अर्न की। क्या की? अर्न, यानी कि उन्होंने मार्च का महीना काम किया है। मार्च का महीना उन्होंने पूरा काम किया है। अब जैसे कि कई बार क्या होता है, 31 मार्च को कई कंपनीज फर्स्ट को सैलरी देती हैं, कहीं 2 को देती हैं, कहीं 3 को, कहीं 4 को। अब आपने जो ये सैलरी है ये अर्न तो कर ली है, लेकिन अभी तक आपको ये पेड नहीं हुई। क्या नहीं हुई? पेड नहीं हुई। इट इज बेसिकली अनपेड। इट इज अनपेड। तो ऐसे खर्चे विच आर ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड, ऐसे खर्चों को हम क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एक्रूड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग और एक्रूड एक्सपेंसेस, राइट? प्रीपेड क्या होते हैं? जो आपने एडवांस में पे कर दिए। रेवेन्यू इनकम आपका जो नॉर्मल सेल्स वगैरह से आ जाए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आउटस्टैंडिंग या एक्रूड एक्सपेंसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
A consulting firm completes a project in May and receives payment in July. At the end of May, this earned revenue is recorded as. आप कहीं पे गए, मई का महीना आपने काम किया, पूरे 31 दिन आपने काम किया, ठीक है, तो इसका मतलब है आपको काम करने का पैसा मिलना है, ठीक है, आपकी पेमेंट थी, सैलरी मान ले, पेमेंट मान ले, प्रोफेशनल फी मांग ले, पेमेंट आपकी क्या है, ड्यू। लेकिन कंपनी ने आपको ये पेमेंट, जिसके यहाँ आपने काम किया था, उसने आपको ये पेमेंट जुलाई में दी। कब दी? जुलाई में। एंड रिसीव्स पेमेंट इन जुलाई। लेकिन अब ये आपसे पूछ रहा है कि मई का महीना जब खत्म हुआ, जुलाई की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है मई की। मई का महीना जब खत्म हुआ, मई का महीना खत्म होते आपके लिए ये जो इनकम है, आपके लिए ये जो इनकम है, आपके लिए जो ये अर्न्ड रेवेन्यू है, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या नाम देंगे? देखो, अब अगर आप इसको कहोगे अनअर्न्ड, क्या कहोगे? अनअर्न्ड। अनअर्न्ड का मतलब क्या होता है अगर हम टेक्निकली देखें? बच्चों, अनअर्न्ड का मतलब होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एक्रूड इनकम का मतलब होता है कि आपने काम तो कर दिया लेकिन आपको अभी पैसा नहीं मिला, तो ये तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही आंसर। देन इसके बाद अगर हम देखें आपका प्रीपेड लायबिलिटी, एक टेबल याद रखो बच्चों, यहां पे मैं आपके लिए एक टेबल बना देता हूं साइड पे, ये ट्रिक याद रखना। एक आपको होता है अर्न्ड प्लस नॉट रिसीव्ड, अर्न्ड प्लस नॉट रिसीव्ड, इसे हम क्या कहते हैं? एक्रूड इनकम। क्या कहते हैं? एक्रूड इनकम। फिर आपको होता है रिसीव्ड प्लस नॉट अर्न्ड, इसे हम कहते हैं अनअर्न्ड इनकम। क्या कहते हैं? अनअर्न्ड इनकम, ठीक है, ये दो हो गए। फिर इसके बाद आपका थर्ड होता है इनकर्ड प्लस नॉट पेड, इसे हम कहते हैं एक्रूड एक्सपेंस। क्या कहते हैं? एक्रूड एक्सपेंस। फिर आपका फोर्थ होता है पेड प्लस नॉट इनकर्ड, इसे हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। क्या कहते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। तो ये टर्मिनोलॉजी याद रख लो, बहुत काम आने वाली है। अर्न्ड प्लस नॉट रिसीव्ड इज इक्वल टू एक्रूड इनकम, रिसीव्ड प्लस नॉट अर्न्ड इज इक्वल टू अनअर्न्ड इनकम, incurred plus not paid is equal to accrued expenses, paid plus not incurred is equal to prepaid expenses। तो ये चार टर्म्स याद रख लो, जीवन में आपका भला हो जाएगा। So the right answer is option B. Okay. Insurance premium paid on January 1st covering the full year। तो इंश्योरेंस का क्या है? आपने 1 जनवरी को इंश्योरेंस पेमेंट पे कर दी 10,000 की, ठीक है, अब ये कवर तो आपको पूरे साल तक मिलेगा, कवर इज फॉर कंप्लीट ईयर। तो अब जब आपको प्रोटेक्शन पूरे साल की मिल रही है, तो ऐसा खर्चा जो आपको पूरे साल तक प्रोटेक्ट करेगा, बट आपने उसको ऑलरेडी पे कर चुके हो, ऐसे खर्चों को कहा जाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या कहा जाता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, if the sole proprietor withdraws rupees 10,000 from the business bank, सोल प्रोप्राइटर जो था उसने क्या किया? उसने बैंक अकाउंट में से कैश विड्रॉ किए, और उसका मन था अपने बच्चों की स्कूल फी पे करने का। मन कुछ भी हो सकता है, इसका पर्पस तो चलो स्पेसिफाइड था, बच्चों की स्कूल की फी देनी है। मन आपका बड़े तरह का मन कर सकता है पैसे विड्रॉ करने का। अब जो इसने 10,000 रुपए विड्रॉ किए बैंक अकाउंट से बच्चों की फी देने के लिए, ठीक है, तो अब कह रहा है कि दिस ट्रांजैक्शन इज डेबिटेड टू, इस ट्रांजैक्शन को कहां पे कैसे डेबिट किया जाए? सबसे पहले इसकी एंट्री कैसे होगी? इसकी एंट्री कुछ इस तरह होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा? अरे सिंपल सी बात है, ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर पूछा होता किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, तो आप किसे करते? बैंक अकाउंट को। सो यहाँ पे द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो सिंपल सी बात है, इसने बिजनेस में से ड्रॉइंग्स की, और ड्रॉइंग्स का जो यूज है वो बड़ा स्पेसिफिक होता है,
दैट हैज टू बी फॉर पर्सनल यूज। अगर यही पैसा इसने बैंक से निकाल के अपने ऑफिस के एक्सपेंस में दिया होता, किसमें दिया होता, ऑफिस एक्सपेंसेस में, उसे हम ड्राइंग्स नहीं कहते, उसे हम एक्सपेंसेस में ही काउंट करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। The book of prime entry where business events are documented sequentially by date before classification is। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो ध्यान से सुनो। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है लेजर, लेकिन लेजर से पहले हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और ये जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं, इसे हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में, ठीक है। तो अगर आपको वो साइकिल पता हो, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, तो ये आपका बेसिकली बात किसकी कर रहा है, रिकॉर्डिंग की। किसकी बात कर रहा है, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद क्या आता है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम लेजर क्रिएट करते हैं और रिकॉर्डिंग में हम क्या करते हैं, जर्नल। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या है, जर्नल, राइट। रूटीन एक्सपेंसेस सच एज इलेक्ट्रिसिटी, रेंट एंड वेजेस आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंसेस जो हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू कैरी आउट डे टू डे expenses are simply called as revenue expenditure। revenue expenditure की खासियत क्या है, they are recurring in nature। क्या है, recurring in nature। यही आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये इसे हम कहते हैं नॉन रेकरिंग। क्या कहते हैं, नॉन रेकरिंग, ठीक है। ये बार बार नहीं किए जाते, ये कभी कभी वन टाइम होते हैं। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिजनेस को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नाउ assertion रीजनिंग के क्वेश्चंस पे आते हैं। पर्सनल कैश withdrawals by businesses owner reduce total equity। आपका मान लीजिए जो कैपिटल है, कैपिटल इज ₹1,00,000 और आपने इसमें से कुछ पैसा विड्रॉ किया 10,000, ठीक है। अब ओनर की इक्विटी कम हुई कि नहीं हुई, ओनर की इक्विटी कम हुई। एजर्शन कह रहा है कि अगर आप पर्सनल कैश विड्रॉल्स करोगे बिजनेस में से, वो ओनर की कैपिटल को और इक्विटी को रिड्यूस करता है। हाँ। अब कह रहा है कि ऐसा क्यों है, अब रीजन एजर्शन को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। कैपिटल रिप्रेजेंट्स द ओनर्स नेट क्लेम, प्राइवेट विड्रॉल्स रिड्यूस नेट एसेट। अब देखो, जो आपका कैपिटल होता है, कैपिटल बेसिकली ओनर का क्लेम है ना, ओनर्स क्लेम ओवर बिजनेस। और यही कैपिटल आपका बिजनेस के लिए क्या होता है, इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी। अब इंटरनल लाइबिलिटी तो है, लेकिन कैपिटल में से अगर प्राइवेट विड्रॉल्स होंगे तो वो आपके कैपिटल को क्या कर देते हैं, कम। both A and R are true and R is the correct explanation of A। तो assertion reasoning के questions जो होते हैं, देखो एक बात याद रखना, जो assertion reasoning के question होते हैं ना, कभी कभी क्या होगा, दोनों ही सही होंगे, दोनों ही सही होंगे, लेकिन रीजन assertion को जस्टिफाई नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे जो रीजन है वो तो assertion को जस्टिफाई कर रहा है। ओके, assertion tangible non current assets are depreciated। कुछ गलत बात बोली क्या इसने। अगर टेंजेबल एसेट्स हैं, टेंजेबल एसेट्स आपके बेसिकली क्या आ जाते हैं, मशीनरी, प्लांट, ठीक है, जिन्हें आप देख सकते हो, छू सकते हो। टेंजेबल नॉन करंट एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड। फिक्स्ड एसेट्स पे क्या चार्ज की जाती है, डेप्रिसिएशन। तो कुछ गलत बात तो बोली नहीं है, एजर्शन तो ठीक है। रीजन क्या है कि दे लूज वैल्यू ड्यू टू वेयर टेयर एंड ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस, राइट। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, एसेट का जो वैल्यू है, ठीक है, that tends to decrease over a period of time। So when it tends to decrease over a period of time, so it's quite obvious that it is depreciated, it is depreciated। So the right answer is option A। both A and R are true। अगर यहीं पे ट्रैप लगा दें, यहाँ पे हम नॉन टेंजेबल या इनटेंजेबल लिख दें, intangible assets are depreciated, they are amortized, right? तो वहां आप फंस सकते हो। और यहीं पे अगर आप फिक्टिशियस एसेट लगा दो, फिक्टिशियस एसेट्स आर रिटर्न ऑफ। क्लोजिंग स्टॉक इज अ करंट एसेट।
Now, as far as this current asset is concerned, current assets are those assets which can be converted into cash within a period of 1 year, within a period of 1 year. एंड इसकी कैटेगरीज आपकी होती हैं जैसे कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेटर्स, ठीक है। देन इसके बाद कह रहा है कि इन्वेंट्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश थ्रू सेल्स। अब देखो यहां पे वर्ड क्या यूज किया है, कैन, क्या यूज किया है, कैन, ठीक है। अब इन्वेंट्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश थ्रू सेल्स। इन्वेंट्री या तो आपकी कैश सेल्स होगी या आपकी क्या होगी, क्रेडिट सेल। अगर आपकी कैश सेल होगी तो इन्वेंट्री को आप इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट करोगे, किसमें, इमीडिएटली किसमें कन्वर्ट करोगे, कैश में। लेकिन अगर क्रेडिट सेल होगी वो कन्वर्ट होंगे डेटर्स में, और डेटर्स कन्वर्ट होंगे किसमें, कैश में, ठीक है। तो इन्वेंट्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश थ्रू सेल्स। इट कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे, डेटर्स के थ्रू, डायरेक्टली कैसे, कैश के थ्रू, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ consider the following statements regarding asset. Assets provide future economic benefits. Amount owed to trade creditors are asset. बिल्कुल गलत. Cash in hand is a current asset. Option A is the right answer. Consider the following statement regarding liabilities. Present obligation from past transaction. आपने जनवरी में उधार पे सामान खरीदा था, क्रेडिट परचेज, तो वो तो आपके लिए पास्ट ट्रांजैक्शन हुई, क्या हुई, पास्ट ट्रांजैक्शन। तो पास्ट ट्रांजैक्शन विल लीड टू प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ठीक है। बैंक लोन इंक्रीजेस लायबिलिटीज, बिल्कुल सही। ओनर्स कैपिटल इज एन एक्सटर्नल लायबिलिटी, इट इज इंटरनल लायबिलिटी, नॉट एक्सटर्नल। So the right answer is option A. Now consider the following statement regarding expenses. Expenses reduce owner equity. अब कई बच्चों को ये बड़ा डाउट होता है कि जो एक्सपेंसेस हैं वो ओनर की इक्विटी को कैसे रिड्यूस करते हैं। देखो ओनर की इक्विटी अगर हम बात करें, ओनर की इक्विटी में हम एट द एंड क्या ऐड करते हैं, नेट प्रॉफिट। क्या ऐड करते हैं, नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना भी डेबिट साइड में एक्सपेंसेस हैं उनका अमाउंट जितना इंक्रीज होगा उतना आपका नेट प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। जितना आपका नेट प्रॉफिट कम होगा वो आपकी इक्विटी, ओनर की कैपिटल को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। सो एक्सपेंसेस रिड्यूस ओनर्स इक्विटी, सही है। फैक्ट्री वेजेस आर एक्सपेंसेस, obviously they are expenses. Higher expenses increase profit, right? This is incorrect. The right answer is option A. Now consider the following statement regarding revenue. तो ये बेसिकली जो आपका टेस्ट है ना, दैट इज, ये आपका टॉपिक वाइज था। ये जो आज का टेस्ट है इट इज टॉपिक वाइज सेशन है ये, और इसमें हमने सिर्फ अकाउंटिंग टर्म्स को ही डिस्कस किया है, राइट। सो मल्टी स्टेटमेंट, रेवेन्यू इंक्रीजेस ओनर्स इक्विटी, सेल्स बढ़ेगी तो ओनर की इक्विटी बढ़ेगी ना, प्रॉफिट पे सेल होगा। रेवेन्यू अराइजेस फ्रॉम प्राइमरी ऑपरेशंस, ठीक है। ऑपरेटिंग इनकम, प्राइमरी ऑपरेशंस का मतलब होता है ऑपरेटिंग इनकम, ऑब्वियसली करेक्ट है। हायर रेवेन्यू परमानेंटली डिक्रीजेस कैपिटल, इनकरेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओनर्स कैपिटल। इट इज प्रोप्राइटर्स क्लेम अगेंस्ट बिजनेस एसेट, नेट प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल, ड्रॉइंग्स रिड्यूस कैपिटल। ड्रॉइंग्स रिड्यूस कैपिटल, बिल्कुल सही। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ मैच द फॉलोइंग्स। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस। एसेट क्या है, रिसोर्स विद फ्यूचर बेनिफिट, यानी कि ए का आंसर 2 होगा, तो बी को भी काटा मार दो, डी को भी काटा मार दो। लायबिलिटी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। बाकी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो आज आपका सेशन था डेट वाज बेसिक टर्म्स के ऊपर था, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर आपका ये सेशन था, ठीक है। सो वैसे ही इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे, और विद द पैसेज ऑफ टाइम द लेवल ऑफ डिफिकल्टी विल इंक्रीज, द लेवल ऑफ डिफिकल्टी विल इंक्रीज, ठीक है। आप मान के चलिए कि अगर हमारे 20 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने हैं या जितने भी हैं, ये नहीं कि 20 के 20 स्टेटमेंट बेस्ड होंगे। सो यू हैव टू प्रैक्टिस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। तो जब मैं बात करता हूँ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की,
तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड जो सिंगल स्टेटमेंट है उन्हें भी करना है, मल्टी स्टेटमेंट को भी करना है, एजर्शन रीजनिंग को भी करना है और मैच द फॉलोइंग्स को भी करना है। तो हर तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। डोंट बी मोनोटनस एंड डोंट गेट ऑब्सेस्ड कि एक ही तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या होगा, जो आपका एक तरह से क्वेश्चंस को टैकल करने का अप्रोच आपका काफी वाइडेंड होगा। क्या होगा? वाइडेंड। ठीक। सो टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए जिंदगी में और एंजॉय द लाइफ।